हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लवली क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जैव विविधता, जिसे हम बायोडायवर्सिटी भी कहते हैं। तो देखिए, जैव विविधता क्या होती है ये हमें समझना बहुत आसान है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल शब्दों में है कि जब किसी भी स्थान पर किसी भी पौधे, जंतु, इन सब की जो प्रजातियों में जो विविधता पाई जाती है उसी को ही जैव विविधता कहते हैं। बहुत आसान है ना? बहुत आसान ही है। मतलब सिंपल सा वर्ड एक है कि जंतुओं या पौधों की प्रजातियों में जो विविधता पाई जाती है उसको ही जैव विविधता कहा जाता है। अब देखिए, हम इसको पढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि किसी भी पारिस्थितिकी अथवा बायोम में मिलने वाले पौधों एवं जंतुओं की प्रजातियों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। अब देखिए, जैव विविधता का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ये पूरी तरह इसमें विवाद है। इसको कोई नहीं कह सकता कि हाँ इसने पहले किया है। देखिए, अब यहाँ पर दो बातें मैंने है जो आपको दोनों बता देती हूँ कि जो कहा गया है कि W.G. रोजेन, इन्होंने जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। लेकिन कुछ जगह दिया जाता है कि जो E.O. विल्सन है, इन्होंने जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। हमें एग्जाम की दृष्टि से देखना है तो हमें W.G. रोजेन पर ही ध्यान देना चाहिए। अब ये जो थे E.O. विल्सन, ये कहाँ के थे? तो ये अमेरिका के कीट विज्ञानी थे। इन्होंने सबसे पहले जैव विविधता का शब्द प्रयोग किया, ऐसा कुछ बुक्स में दिया है। लेकिन हमें क्या ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा पहले ये रखना है कि हमें ये नाम ध्यान देना है। मान लीजिए अगर ये नाम नहीं दे रहा है तो हमें विल्सन सर का नाम याद रखना है। तो एक और बात आपको सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, वो ये है कि अमेजन उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये क्वेश्चन कई बार हर तरह के एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो SSC हो या PSC हो। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि अमेजन, ये जो है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो वो कहाँ पाई जाती है? अमेजन उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता के प्रकार। तो देखिए, जैव विविधता के कितने प्रकार होते हैं? तो ये मुख्यतः कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। तो पहला क्या होता है? आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक विविधता क्या होती है कि जब एक ही प्रजाति की जो है वो आनुवांशिक स्तर पर अपने वितरण क्षेत्र में विविधता दर्शाते हैं। मतलब एक विशिष्ट क्षेत्र में जो आनुवांशिक स्तर पर विविधता दर्शाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसे आनुवांशिक विविधता कहते हैं। प्रत्येक विशिष्ट प्रजाति की आंतरिक जीन संरचना अलग अलग होती है। इनकी आंतरिक जीन संरचना क्या होती है? ये अलग अलग होती है। अभी आप तीनों को समझ लीजिए, मैं आपको बाद में डिटेल में इसको 3 और बता रही हूँ। पहले इसको समझ लीजिए, फिर आपको और आसानी से क्लियर हो जाएगा। आंतरिक जीन संरचना इनकी अलग अलग होती है, जो अपनी ही जाति के सदस्यों से अलग पहचान देती है। तो आप देखेंगे जैसे कि बिल्ली की प्रजाति है, बिल्ली में क्या क्या जाते हैं? शेर, चीता है तो बिल्ली प्रजाति, लेकिन इनकी जीन संरचना क्या हो गई? अलग अलग हो गई। तो ये क्या हो गए? आनुवांशिक स्तर पर विविध हो गए। जातीय जैव विविधता। जातीय जैव विविधता क्या होती है कि एक निश्चित आवासीय क्षेत्र में जंतु, वनस्पति आदि प्रजातीय प्रकारों तथा उनकी परिवर्तनशीलता से है। तो आप देखेंगे कि जो अफ्रीका में इंसान रहते हैं और जो अमेरिका में इंसान रहते हैं, तो निग्रिटो प्रजाति, ये प्रजाति, तो ये क्या हो जाते हैं? मतलब आवासीय क्षेत्र के आधार पर इनमें क्या हो जाता है? विविधता पाई जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? जातीय जैव विविधता। फिर पारिस्थितिकी विविधता। तो ये क्या होती है कि संपूर्ण विश्व में जलीय एवं स्थलीय पारिस्थितिकी की विशेषताओं के साथ इनकी अक्षांशीय विविधता भी पाई जाती है। देखिए, जैसे कि विभिन्न में भारत में ही बताया गया है कि विभिन्न स्थान होते हैं
जैसे वन, रेगिस्तान, इसमें भी जैव विविधता का जो है वो स्तर अलग अलग है। तो मतलब एक ही अक्षांश में, मतलब एक ही स्थल पर जो विविधता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विविधता कहते हैं। जैसे वन पारिस्थितिकी हो गया, रेगिस्तान पारिस्थितिकी हो गया, ये सब। अब आपको मैं आगे बता रही हूँ, तब आप और अच्छे से समझ जाएंगे। जैव विविधता का मापन। अब देखिए, जैव विविधता का मापन कैसे करते हैं कि मतलब किसी क्षेत्र में जो जैव विविधता है वो किस तरह है, तो उसको मापने के क्या तरीके हैं वो देखिए। जातीय समृद्धि, जिसे हमें क्या कहते हैं? स्पेसिस रिचनेस। स्पेसिस रिचनेस, एक निर्धारित क्षेत्र में जो विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की संख्या कितनी है, उनके पर्यावरण के बीच अनुकूलन कैसा है, इन सब की जो हम माप करते हैं वो कितने प्रकार से करते हैं? तो वो हम 3 प्रकार से करते हैं। पहला है अल्फा विविधता। तो अल्फा विविधता क्या होती है? तो ये होती है जातीय समृद्धि की कल्पना से ये मिलती जुलती है, अर्थात एक ही क्षेत्र में अलग अलग प्रजातियों की संख्या कितनी है, ये क्या हो गया? आनुवंशिक स्तर पर। बीटा विविधता क्या हो गया? तो ये हो गया कि ये उस मापन को बताती है जिसमें प्रजाति पर्यावरणीय अंतरों के बीच परिवर्तित होती है। मतलब जैसे अभी हम कह लेते हैं, चलो गुजरात का ही देख लीजिए। गुजरात में एक तरफ इधर रेगिस्तान है, इधर समुद्र है, तो उस बीच में जो पर्यावरण के अंतर के बीच जो प्रजाति विविधता पाई जाती है, तो उसको मापना क्या कहलाता है? बीटा विविधता होता है। अब गामा विविधता। गामा विविधता क्या है कि समान आवास के स्थानों के बीच में दूरी के साथ जाति बदलाव की दर को गामा विविधता कहते हैं। मतलब 2 अलग अलग स्थान में जिनमें दूरी है पर्याप्त, उसको हम गामा विविधता कहते हैं। अब इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। तो देखिए, मैंने ये आपके लिए एक डायग्राम बनाया है, ये देखिए। अब इसको कैसे समझेंगे? ये अल्फा विविधता है, जो एक ही स्थान पर जो जीव पाए जाते हैं उनकी विविधता का है। तो ये देखिए, ये अलग प्रकार का है, ये अलग प्रकार का है, ये अलग प्रकार का हुआ, ये अलग प्रकार का, मतलब ये अलग अलग तरह के जीव है। अब ये तो हो गया अल्फा विविधता। अब बीटा विविधता जो मैंने आपको गुजरात का दिखा है, तो ये देखिए 2 जो विभिन्न स्थान हैं, ये इनमें जो पर्यावरण का अंतर हो जाता है उसके ये जो बीच में है, तो इनमें क्या विविधता पाई जाती है? तो आप देखेंगे कि ये तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, और ये सर्कल यहाँ पे है लेकिन सर्कल यहाँ पर नहीं है, ये रेक्टेंगल यहाँ पर है लेकिन रेक्टेंगल यहाँ पर नहीं है, इसमें रेक्टेंगल नहीं है। तो इस तरह देख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें अलग अलग जीव है और इसमें अलग अलग जीव है। तो ये इसको क्या कहेंगे? इन 2 के बीच के जो है ये क्या होती है आपकी? ये बीटा विविधता हो जाती है। तो देखिए, ये इसका और इसके बीच के जो ये अंतर है वो क्या हो गया? बीटा विविधता हो गई। ठीक है, ये हमने कितना 3 स्थानों का लिया है। ये एक स्थान है, ये दूसरा स्थान, और एक ये तीसरा स्थान है। अभी हमने बात कर ली इन दोनों की, अब बात करते हैं हम तीनों स्थान की। अब देखिए, ये तो आपका था एक ही स्थान पर, तो ये क्या था आपका? अल्फा विविधता। अब 2 स्थानों पर ये जो है वो, लेकिन ये एक दूसरे से लगा हुआ था। अब जो गामा विविधता है वो क्या है? तो ये देखिए, ये जो साइड ए है और ये जो साइड सी है, ठीक है, इन दोनों में पर्याप्त दूरी है, तो ये ही आपकी क्या हो जाती है? ये आपकी गामा विविधता हो जाती है। अब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा? बिल्कुल आ गया होगा। अल्फा मतलब एक ही क्षेत्र, बीटा मतलब 2 आसपास के क्षेत्र, और गामा मतलब दोनों एक दूसरे से दूर। इजी याद हो गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। जाति बाहुल्य। अब देखिए, एक क्षेत्र की कुल प्रजातियों का अनुपात किसी दूसरे क्षेत्र की प्रजातियों के अनुपात की तुलना में कितना अधिक है, इसकी माप को क्या कहते हैं हम? जाति बाहुल्य। इसको हम किससे नापते हैं? जाति बाहुल्य द्वारा नापते हैं। क्या नापते हैं? कि एक क्षेत्र की कुल प्रजातियों का अनुपात दूसरे क्षेत्र की प्रजातियों के अनुपात की तुलना में कितना अधिक है। जैसे एक साइड ए और एक साइड बी हमने देखा था ना, तो वही उनमें क्या कर रहे हैं? उसमें तुलना कर रहे हैं।
और तुलना में कौन अधिक है, इसको जो मापा जा रहा है वही जाति बाहुल्य है। सेकंड देखेंगे वर्गीकीय, जिसे टैक्सोनॉमिक कहा जाता है या फिर जिसे जाति वृत्ति भी कहा जाता है। प्रजातियों के विभिन्न समूहों के मध्य आनुवांशिक संबंधों को दर्शाती है। देखिए, प्रजातियों के विभिन्न समूहों के मध्य आनुवांशिक संबंधों को दर्शाती है। तो आप देखेंगे हम एक समाज में रहते हैं, हमारा एक समाज होता है उसमें हम जैसे है, मान लीजिए कोई कहता है कि हम क्रिश्चियन हैं, चलिए हम क्रिश्चियन समाज में हैं, तो क्रिश्चियन समाज में भी वो क्या कहेंगे कि हम ये हैं, हम वो है, मतलब जो उनका विभिन्न बटा हुआ है। कोई है जैसे मुसलमान कहता है कि हम मुसलमान हैं, तो मुसलमान में भी उनमें क्या अलग अलग है कि हम शिया हैं तो हम सुन्नी हैं। इस तरह से क्या हो जाता है, ये समूह में, मतलब मुसलमान में भी ये लोग, इनमें अंतर होता है। तो इसी तरह का ये क्या है कि प्रजातियों के विभिन्न समूहों के मध्य जो आनुवांशिक संबंध है उसको हम क्या कहते हैं, वर्गीकी कहते हैं। जैव विविधता की प्रवणता, तो ये क्या होता है कि अक्षांशों में प्राय उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर तथा पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर से नीचे की ओर आने पर प्रजातियों की संख्या में अंतर जैव विविधता की प्रवणता कहलाती है। तो हमेशा याद रखना कि एक तो है कि अक्षांश जो है ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर आ रहा है, तो क्या होता है, वो जैव विविधता की प्रवणता कहलाता है। अब पर्वतीय क्षेत्रों में जो ऊपर पर्वत के ऊपर है और जो उससे नीचे आते हैं, तो उसमें भी क्या होती है, अंतर आने लगता है, तो उसको क्या कहते हैं, जैव विविधता की प्रवणता कहते हैं। जैव विविधता ह्रास के कारण, अब देखिए जैव विविधता के ह्रास के मुख्य कारण क्या है, तो जातियों का विलोपन अथवा जैव विविधता का ह्रास कोई नई घटना तो है नहीं, ये कब से होते आ रहा है, ये तो जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है तब से ये सब कुछ होता ही आ रहा है। अभी हम जैसे कहते हैं ना कि ये प्रजाति विलुप्त हो रही है, हमने पर्यावरण को इतना प्रदूषित कर दिया है जिसके कारण ये प्रजाति विलुप्त हो रही है, वो प्रजाति विलुप्त हो रही है, तो ये आज की घटना है? नहीं, ये तो कब की घटना है, ये तो कब से हो रहा है। हम तो इतना भी जानते हैं कि डायनासोर थे पहले, उस समय तो मनुष्य नहीं था, पर उनका भी अंत हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ ठीक है। हमारे यहाँ हिंदू घाटी की सभ्यता थी, हिंदू घाटी की सभ्यता का भी नाश हो गया। उस समय मानव इतना क्या पर्यावरण प्रदूषित कर रहा था, उस समय तो हरियाली ज़्यादा थी, पर ऐसा क्या था कि उस समय उनका भी अंत हो गया। तो ये सब चीज़ें मतलब मनुष्य ही कर रहा है, मनुष्य के कारण ही विलोपन हो रहा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, कुछ हदों तक मनुष्य जरूर जिम्मेदार है, कुछ हदों तक मनुष्य जरूर जिम्मेदार है। जैसे कि मनुष्य ने अपने उद्योग धंधे इतने बढ़ा के रखे हैं कि वैश्विक तापमान इतना बढ़ गया है कि कुछ जीव जो है वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और अभी आप देखेंगे कि जब से कोरोना वायरस हुआ है, उद्योग धंधे बंद हुए हैं, तो वैश्विक तापमान में कमी आई है। और उसके कारण आप देखेंगे कि अभी जो चिड़िया वगैरह जो दिख नहीं रही थी, जो कौवे वगैरह नजर नहीं आ रहे थे, अब नजर आने लगे हैं। अभी बीच में पहले तो बंद ही हो गए थे, दिख ही नहीं रहे थे। हमारे यहाँ तो कोयल तक नहीं दिख रही थी। तो अभी क्या हुआ, जब तापमान कम हुआ तो अपने आप दिख रहा है। तो ये चीज जरूर है कि मानव जिम्मेदार है, लेकिन पूरी तरह नहीं है। कुछ हद तक प्रकृति के कारण भी है और कुछ हद तक मानव। तो हम दोनों को देखते हैं कि वो कैसे होता है। देखिए, पृथ्वी पर 5 बार जातियों के व्यापक विलोपन की घटना हो चुकी है। मतलब अभी तक 5 बार पूरी तरह से विलोपन का जो घटना है वो हो चुका है। और अब जो विलोपन होगा, जो मतलब हमारा भी जो विलोपन होगा, वो कौन सा विलोपन होगा, वो 6वां विलोपन होगा। जैव विविधता ह्रास के कारण प्राकृतिक और मानवीय दोनों हो सकते हैं। जैव विविधता के ह्रास के कारण है वो, देखिए मुख्य तौर से मैं बता देती हूँ, हम 2 में विभाजित करके चलेंगे। एक है प्राकृतिक कारण और दूसरा है मानव जनित कारण। तो पहला है प्राकृतिक कारण। तो देखिए, ज्वालामुखी उद्गार,
जब बहुत बड़ी मात्रा में ज्वालामुखी उद्गार होता है और उससे जो गर्म लावा निकलता है उससे जैव विविधता का ह्रास होता है, क्योंकि गर्म लावा इतना ज्यादा होता है और उसके मार्ग में जो भी आता है उसका क्या होता है, सबका अंत हो जाता है। उससे जो जहरीली गैस वगैरह अगर निकल रही है और उससे आसपास का तापमान इतना हो जाता है कि वो सब अपने आसपास की जो भी इलाका है उसको पूरी तरह अपने में जला लेता है और उसको पूरा क्या कर देता है, राख में बदल देता है। कुछ भी नहीं बचता ज्वालामुखी के लावे में। तो इसलिए जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो इसके कारण भी कई जातियों का क्या हो जाता है, तो उससे क्या होता है, जीव जंतु जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जैव विविधता का क्या होता है, ह्रास होता है। दूसरा है महाद्वीपीय विस्थापन। अब महाद्वीपीय विस्थापन क्या होता है, तो भाई जब एक द्वीप जब इधर से उधर मतलब उसकी जो पट्टी होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जब सरकती है तो क्या होता है कि द्वीपों में दरार आ जाती है। उससे भी कई जीव जंतुओं का क्या हो जाता है, ह्रास होता है। बहुत सारे जीव जंतु उसमें क्या होते हैं, मरते हैं। भाई मान लो एक मैदान है, उसमें अगर बीच में दरार पड़ गई तो उसमें कितने ही जीव जंतु अंदर मरते हैं ना, और जो पृथ्वी है अंदर धंस जाती है तो उसमें कितना लोग मर जाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में जब पहाड़ी नीचे गिर गई थी, मतलब धसक गई थी नीचे, तो कितने लोग मरे थे। तो उसमें मृत्यु होती तो जैव विविधता का भी नुकसान होता है ना। तो महाद्वीपीय विस्थापन, और ये एक फिजिक्स का है, चैप्टर है। आप जब तक इसको अच्छे से नहीं समझेंगे तो ये बात ही नहीं समझेंगे कि महाद्वीपीय विस्थापन के कारण जैव विविधता कैसे ह्रास होती है। तीसरा है जलवायु परिवर्तन। अब देखिए जैसे जैसे जलवायु परिवर्तित होते जाएगी वैसे ही जैव विविधता का ह्रास का होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे तापमान में कमी के कारण भी, मतलब तापमान में वृद्धि के कारण भी कई जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है, जिससे जैव विविधता का ह्रास होता है। फिर है नेक्स्ट बाढ़ एवं सूखा। बाढ़ एवं सूखा में भी कई जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। सूखा आता है तो वो भूख से मर जाते हैं और बाढ़ आती है तो पानी में बह के मर जाते हैं। तो इससे भी क्या होता है, जैव विविधता का ह्रास होता है। महामारी, अभी देखिए हमारे यहाँ कोरोना आ गया है, तो कोरोना के कारण कितने लोग मर चुके हैं और कितने इनकी चपेट में आ रहे हैं। तो इसके कारण भी जैव विविधता का ह्रास होता है। मतलब ये तो मैं एक एग्जांपल दी हूँ कोरोना, मतलब और जीव जंतुओं में जैसे इससे पहले आया था तो उसके कारण भी बहुत मृत्यु हुई थी। तो इससे पहले प्लेग और हैजा में भी बहुत मृत्यु हुई थी और अभी कोरोना के कारण हो रही है। तो देखिए ये सब महामारी के कारण भी बहुत ज़्यादा जैव विविधता है जो है उनका नाश होता है। फिर पृथ्वी एवं उल्कापिंड की टक्कर। अगर पृथ्वी किसी उल्कापिंड से टकरा जाए तो उससे क्या होता है, उस आसपास के क्षेत्र में क्या हो जाता है, बहुत बड़ा जोर से झटका लगता है। और क्या होता है, वहाँ पे अगर ये आग का गोला है तो वहाँ आसपास की पूरी आग लगा देगा, जल जाएगा। इस तरह की कुछ कुछ घटनाएं जो भी है, जिस तरह का भी ये जिस तरह से टकराया है उस तरह से क्या होता है कि कई जाति जीव जंतु जो है उनकी चपेट में आके मर जाते हैं। तो इससे भी क्या होता है, जैव विविधता का ह्रास होता है, क्योंकि उल्कापिंड आने के बाद वहाँ आसपास के पर्यावरण में, उसके आसपास में क्या परिवर्तन हो रहा है, तो उससे क्या होता है, कई जीव जंतु मर जाते हैं। इससे भी जैव विविधता का ह्रास होता है। चलिए अब मानव जनित कारण पढ़ लेते हैं। तो मानवीय कारण में है, देखिए प्राकृतिक आवास का समाप्त होना। देखिए धीरे धीरे क्या हो गया है, प्राकृतिक आवास का बिल्कुल समाप्त हो गया है। हमारे यहाँ क्या है, रेल, सड़क, बांध, कारखाने आदि के निर्माण के कारण जीव प्रजातियों के प्राकृतिक आवास बिल्कुल नष्ट हो गए हैं। हम लोग जंगल को काटे जा रहे हैं तो जानवर जाएंगे कहाँ, तो उनका आवास खत्म हो गया ना। तो यही सब हो रहा है। दूसरा, संसाधनों का अधिक दुरुपयोग। हम संसाधन जो हमारे हैं वो केवल खनिज पदार्थ ही नहीं है, हमारे जीव जंतु भी हमारे संसाधन है, क्योंकि हमें जीव जंतुओं से बहुत कुछ मिलता है। और उन चीज़ों को पाने के लिए मनुष्य क्या कर रहा है, उनका शिकार कर रहा है। अब देखिए उनकी खाल से
तरह तरह के कपड़े बनाए जाते हैं, जूते वगैरह बनाए जाते हैं, चमड़े का सामान बनाया जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो मटेरियल है वो कहाँ से मिलता है? तो वो जानवरों को मारते हैं, और जानवरों को मारेंगे तो क्या होगा? उनका ह्रास ही होगा ना। तो इसी तरह संसाधनों के अधिक दुरुपयोग करने से क्या हो रहा है? जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। विदेशी जीव प्रजातियों को विस्तृत करना, तो ये है विदेशी मूल के पशु पक्षियों तथा पेड़ पौधों के प्रसारण से भी जैविक विविधता का ह्रास हो रहा है। तो देखिए क्या होता है, देखिए मैं इसका एक आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता रही हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा वनस्पतियाँ हो गई थी। तो ब्रिटिश सरकार ने ऑस्ट्रेलिया सरकार को कहा कि भैया आप खरगोश रखिए, तो ये आपके जो पेड़ पौधे हैं ये खरगोश खत्म कर देंगे। ऑस्ट्रेलिया को लगा ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की सरकार को लगा ठीक है, उन्होंने ब्रिटिश सरकार से खरगोश मंगवाए और अपने यहाँ रखे। उन्होंने अपने यहाँ रखे तो ठीक है, ले तो आए। उसके बाद जो खरगोश वहाँ पे उन्होंने बढ़े और उसके बाद उन्होंने जो नुकसान पहुँचाया, ऑस्ट्रेलिया को ऐसा लगा कि हमने कहाँ सिरदर्द मोल लिए कि ये खरगोश हमने क्यों बुला लिए। उन्होंने क्या किया, वहाँ की पूरी फसल ही चौपट करके रख दी। तो जो ऑस्ट्रेलिया सरकार सोच रही थी उसका क्या हो गया? बिल्कुल विपरीत हो गया। तो इससे भी क्या होता है कि अगर विदेशी मूल के जो पशु पक्षी हो गए या कोई पेड़ पौधा जो हम लेके आ जाते हैं, उससे भी क्या होता है? जैव विविधता का ह्रास होता है। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए हम कोई विदेश से एक पौधा लेके आए, तो कोई पौधा ऐसा होता है कि जो अपने आसपास के पौधे हैं ना उनको समाप्त कर देता है। तो क्या हो गया? दूसरे पेड़ पौधे खत्म होंगे ना। तो ये क्या होता है? इससे पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का ह्रास होता है, जिससे जैव विविधता का ह्रास होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, झूमिंग क्या है भाई? ये एक खेती की पद्धति है, ये आपको पता है। इसमें क्या करते हैं कि जो पहाड़ी इलाके में जो आदिवासी होते हैं वो क्या करते हैं कि पहले तो वो जंगलों को काटते हैं, नहीं है तो जो भी है वहाँ पे आग लगा के उसको जला देते हैं। जला देने के बाद जब वो वहाँ खाली हो जाता है, वो मैदान जैसा हो जाता है, तब वो वहाँ कृषि करते हैं, कृषि कर लेते हैं। उसके बाद क्या है, जब उसकी पैदावार या उपज जो कम हो जाती है, तब ये लोग क्या करते हैं, उस क्षेत्र को छोड़ के फिर दूसरे जगह जाते हैं, फिर जंगल काटे, आग लगाए, फिर वहाँ खेती किए। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका वन खत्म हो जाता है। आप जंगल को खत्म कर रहे हो, तो जंगल को खत्म करोगे तो क्या होगा भाई? जंगल से वनस्पति तो खत्म होगी, साथ में वन्य प्राणी को भी तो नुकसान होगा ना। तो इसी तरह झूमिंग खेती से जो होता है वो क्या होता है कि जो जैव विविधता है वो ह्रास होता है। देखिए उष्णाद्र जलवायु के पर्वतीय ढलानों पर बहुत से आदिवासी जंगलों को काट कर तथा जलाकर खेती करते हैं, जिससे जंगली जानवरों के प्राकृतिक आवासों को भारी हानि पहुंचता है और वन्य प्राणी या तो पलायन कर जाते हैं या मर जाते हैं। तो मैंने कहा ना कि इससे दोनों वनस्पति और जीव जंतु दोनों का ह्रास होता है। अब फ्रेंड्स इसको जरूर याद रखिएगा कि झूमिंग ये क्या है, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन में आता है। पर्यावरण प्रदूषण, मानव जो पर्यावरण प्रदूषण कर रहा है, उद्योग धंधे लगा रहा है, जिनकी चिमनियों से जहरीली गैसें निकलती है, तो इससे क्या हो रहा है, इससे पेड़ पौधे एवं जीव जंतु को नुकसान पहुंचा रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो पर्यावरण प्रदूषण से हमारे विश्व का तापमान भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ताप के कारण कई जीव जंतु मर रहे हैं, कई पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं। भूमंडलीय ताप पिछले लगभग 100 वर्षों में और विशेष रूप से दूसरे महायुद्ध के पश्चात भूमंडलीय तापन की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। सागरों और महासागरों में तापमान वृद्धि के कारण प्रवाल भित्तियों में बीमारी महामारी का रूप धारण कर रही है। तो देखिए भूमंडलीय तापमान भी बढ़ रहा है। फिर है महामारी तथा बीमारी। तो मनुष्य की देन है कि देखिए मनुष्य क्या है,
को किसी भी जीव जंतु को खा रहा है तो उससे महामारी फैल रही है। तो इससे महामारी और बीमारी से क्या हो रही है, जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। ये कोरोना कहाँ से है, ये एक तरह से इंसान की ही देन है, इंसान की ही देन है ना। तो ये महामारी तथा बीमारी ये किसकी देन है, ये प्राकृतिक कारण है, प्राकृतिक कारण नहीं सॉरी मानव जनित कारण है। जैसे हमारा कोरोना सबसे बड़ा उदाहरण आज की डेट में, और क्या चाहिए। 8 है पर्यटन। तो देखिए क्या है, आजकल की सरकार है ना जो पर्यटन को बहुत अधिक बढ़ावा दे रही है। तो उसके हिसाब से क्या करती है, कुछ जैसे भवन वगैरह का निर्माण करना है या कुछ रेस्टोरेंट वगैरह का करना है या जो कुछ भी निर्माण वगैरह करना है, तो क्या है कि गवर्नमेंट जैसे सड़क ही बना रही है, तो वो क्या है जंगल को काट रही है, मतलब पेड़ पौधे काट रही है। तो उससे क्या हो जाएगा, जैव विविधता का ह्रास ही होगा। फिर है वन्य प्राणियों का व्यापार। आज विश्वव्यापक रूप से वन प्राणियों का इतना ज्यादा व्यापार बढ़ गया है, इससे भी जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। आप देखेंगे तो चीन सबसे बड़ा निर्यातक है वन प्राणियों का। आपको ध्यान होगा तो आप अभी न्यूज वगैरह भी देख रहे होंगे तो आपको नॉलेज रहा होगा कि सबसे ज्यादा वन प्राणियों का व्यापार किया जा रहा है, जिसके कारण भी जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। फिर है अतिदोहन। तो देखिए हमारे पास जो खनिज संसाधन है या जो पेड़ पौधे हैं जिससे हमें वनस्पतियां सब कुछ प्राप्त होता है, इनके जब हम अति दोहन करते हैं, जैसे हम कागज बनाने के लिए पेपर बनाने के लिए पेड़ को काटते हैं, तो ये सब क्या है, इमारती लकड़ी प्राप्त करने के लिए हम लकड़ियां काट रहे हैं, तो इनका हम अति दोहन किए जा रहे हैं। हम जितने पेड़ नहीं लगाते हैं उससे ज्यादा तो हम उसको काट देते हैं, तो ये अति दोहन है। इसके कारण भी जैव विविधता का ह्रास होता है। चलिए फ्रेंड्स, मैं ये इस टॉपिक को भी यहीं स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसको और आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके और वो इसका फ़ायदा उठा सकें। और एक बात, अगर लास्ट में कोई ऐड आए या बीच में कोई ऐड आता है तो इसे स्किप मत करिए, इसे पूरा देखिए। थैंक यू सो मच।